दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास को लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 252 नंबर का लेक्चर है और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 7531 से लेकर 7560 तक के सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो हमने टॉपिक लिया दोस्तों वो स्थलाकृतियों से संबंधित ये अंतिम टॉपिक है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे स्थल मंडल के बारे में, जहाँ मैंने आपको पढ़ाया पहाड़ों के बारे में, पठारों के बारे में, मैदानों के बारे में, और इन सभी चीज़ों की वजह से दोस्तों मैं कहूँ कि दोस्तों अपर्दन के द्वारा या निक्षेप के द्वारा पहाड़ों पर कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, हिमनदों के द्वारा कौन कौन सी आकृतियां बनती है, मैदानों में कौन कौन सी आकृतियां होती हैं, पठारों पर कौन कौन सी आकृतियां होती हैं, उनसे संबंधित हम लोग तथ्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। और उसी सीक्वेंस में आज हम पढ़ने चल रहे हैं दोस्तों नदी और पवन के द्वारा निर्मित आकृतियों के बारे में। ठीक है, द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में दोस्तों हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों छोटे छोटे इंडिविजुअल बैच लॉन्च किए जा रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा अपकमिंग बैच होगा दोस्तों, बहुत कम प्राइस में 90% तक दोस्तों डिस्काउंट रहेगा और आप इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से सोच समझ के आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, सवाल दे रहा दोस्तों कि किस कारक द्वारा सीफ का निर्माण होता है। किसका निर्माण दोस्तों, कारक किसके द्वारा दोस्तों सीफ का निर्माण होता है? तो सीफ का निर्माण दोस्तों पवन द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? पवन द्वारा किसका निर्माण होता है? याद रखिएगा सीफ का। ठीक है, यह दोस्तों सीफ होता है क्या दोस्तों? एक तरह की स्थलाकृति है। क्या दोस्तों? यह एक तरह की स्थलाकृति है, स्थलाकृति है जिसका निर्माण किसके द्वारा होता है? पवन द्वारा होता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या दे रहा है, ध्यान से पढ़िए। अभी मैं आपको इमेज के माध्यम से भी दिखा दूंगा, घबराया मत कीजिए। ठीक है, सब दिखाऊंगा अभी। कारक किस कारक के अपघर्षण कार्य द्वारा, अपघर्षण मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? उसको घर्षण कर करके, ठीक है, उसका अपर्दन कर करके दोस्तों यार्डांग का निर्माण होता है। ठीक है, किसका? यार्डांग। दोस्तों होता क्या? यार्डांग की मैं आकृति की बात करूं तो यार्डांग की आकृति दोस्तों कुछ इस तरह होती है। देखिए कुछ इस तरह होती है, देखिए ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके दोस्तों, ऐसे करके आकृति होती है दोस्तों, ये यार्डांग होती है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों कुछ आकृति होती है। ये पवन द्वारा दोस्तों पर्वतों के नीचे का जो कोई मान लीजिए पहाड़ी कोई शिला है, उसके नीचे का हिस्सा दोस्तों घिसते 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 समाप्त हो जाता है और यही क्या कहलाता है दोस्तों? इसी को यार्डांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यार्डांग। अभी आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि किस कारक के अपघर्षण द्वारा दोस्तों इस यार्डांग का निर्माण होता है? तो इसका निर्माण भी दोस्तों पवन के अपघर्षण द्वारा होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, पवन यानी वायु के अपघर्षण के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण होता है। अगला सवाल दे रहा है कि किस स्थल आकृति को अंडों की टोकरी कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? अंडों की टोकरी। यह एक ऐसी आकृति होती है जो पहाड़ों पर दोस्तों अंडों की टोकरी के अनुमान में दोस्तों ऐसे बनती है, इसीलिए दोस्तों इसे अंडों की टोकरी कहते हैं। लेकिन ये बनती का ये इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ऐसे इसका नाम है दोस्तों ड्रमलीन। क्या है दोस्तों? ड्रमलीन। यह एक तरह की विशेष आकृति दोस्तों जो अंडों की टोकरी जैसी होती है। ठीक है, किसके वजह से बनती दोस्तों? तो याद रखेगा हिमनदों के बहाव के वजह से बनती। ठीक है, हिमनदों के बहाव के कारण, ठीक है, बहाव के कारण यह निर्मित होती दोस्तों, ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। आगे बात समझे ना, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में आता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है किस कारक द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है? दो घाटियां होती हैं, एक यू आकार की घाटी होती है, एक वी आकार की घाटी होती है। ठीक है, यू आकार की घाटी दोस्तों कुछ इस तरह से रहती है और वी आकार की घाटी दोस्तों ऐसे रहती है। ठीक है, गहरी रहती है। तो गहरी वाली दोस्तों नदी के द्वारा बनती है, जबकि यू आकार वाली जो होती है यह हिमनद के द्वारा बनती है, यही आप याद रखेंगे। तो कारक किस कारक द्वारा यू आकार की आकृति का निर्माण होता है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? यू आकार के आकृति का निर्माण यह हिमनद के कारण होता है, याद रखेंगे। अगर यही सवाल कहता भी आकृति का निर्माण किसके कारण होता है, तब आपका जवाब क्या हो जाता? तब आप बताते दोस्तों नदी के कारण होता है। ठीक है, लिख रहा है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ दोस्तों? कैलिफोर्निया जो स्थान है यह आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कारक कैलिफोर्निया में कौन सी यू आकार की घाटी दोस्तों स्थित है, ये आपको बताना है। तो वहां पर स्थित है, उसका नाम है योसेमाइट। क्या नाम है दोस्तों? योसेमाइट
नेशनल, सुना है कि नहीं, योसेमाइट का नाम सुना है कि नहीं, योसेमाइट नेशनल पार्क जो दोस्तों, वहां पर दोस्तों क्या मिलेगा आपको, वहां पर यू आकार की घाटी मिलेगी जो हिमनद के कारण दोस्तों निर्मित है। कहां पर स्थित है, तो यह कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया कहां पर है, यह अमेरिका में स्थित है, ठीक है। इसी तरह से एक सवाल आता दोस्तों, स्विट्जरलैंड में कौन सी यू आकार की दोस्तों घाटी स्थित है, दोस्तों ये आपको बताना है। लोकेशन क्या दोस्तों, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी पता है आपको क्या है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहां पर दोस्तों, इसकी राजधानी है बर्न। कहां पर है दोस्तों, बर्न एक स्थान है दोस्तों, वहीं इसकी राजधानी है। करा यहाँ फिलहाल स्विट्जरलैंड में कौन सी यू आकार की घाटी है, आपको ये बताना दोस्तों। तो वहां पर जो यू आकार की घाटी है उसका नाम है लॉटर ब्रूनेन। क्या नाम है दोस्तों, लॉटर ब्रूनेन, याद रखेंगे आप, ठीक है। थोड़ा सा कठिन मिलेगा, ठीक है, कठिन शब्द है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, आप छोड़ के भाग नहीं सकते। देखिए हर चीज आसान नहीं होती भाई, ये तो अब उस स्थान पे इसको यहीं पर स्थित है दोस्तों, तो इसका क्या मैं नाम बदल दूं बताइए, ये आपको याद करना पड़ेगा। हर चीज के लिए आप ट्रिक ढूंढने का प्रयास मत कीजिए, कभी कभी दोस्तों चीजें जैसे है हूबहू आपको वैसे ही याद करनी पड़ती, ठीक है। जैसे यहाँ पर येलोमाइट का नाम था दोस्तों, नेशनल पार्क में स्थित है कैलिफोर्निया में, उसी तरह से यह भी दोस्तों, इसको भी याद रखिए। करा है किस कारक द्वारा वी आकार की आकृति का निर्माण होता है, तो मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों कि अगर यू आकार है दोस्तों, अगर ऐसे यू आकार की घाटी है तो याद रखेगा यह हिमनद द्वारा निर्मित है दोस्तों। किसके द्वारा, यह हिमनद द्वारा निर्मित है। और अगर वी आकार की घाटी दोस्तों तो यह नदी द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा, नदी द्वारा। तो याद रखेंगे यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, नदी के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण होता है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा किस अवस्था में प्रवेश करते ही नदी अधिकतम निक्षेप करने लगती। निक्षेप मतलब क्या दोस्तों, निक्षेप का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि निक्षेप मतलब जमाव, ठीक है। नदी क्या करती, किस अवस्था में जाकर दोस्तों जमाव का कार्य करती है, जब नदी दोस्तों पहुंच जाती कहां पर, प्रौढ़ावस्था में। कहां पर दोस्तों, प्रौढ़ावस्था में, ठीक है। जैसे व्यक्ति जब प्रौढ़ावस्था में चला जाता है तो उसको धन संचय की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, विवाह हो गया है, ठीक है, तो दोस्तों खर्चा तो उठाना पड़ेगा, बच्चे हैं खर्चा उठाना पड़ेगा, आप घर के बड़े व्यक्ति हैं, बड़े सदस्य हैं, अपने माँ बाप की सेवा करनी है तो खर्चा उठाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो जिस प्रकार व्यक्ति दोस्तों उस खर्चा उठाने के लिए धन का संचय करता है, उसी तरह से नदियां जब प्रौढ़ावस्था में पहुंचती हैं तो दोस्तों यह भी निक्षेप करने लगती हैं, ठीक है। याद रखें, शुरुआत में क्यों नहीं करती हैं, शुरुआत में इसलिए नहीं करती, शुरुआत में उनके अंदर दोस्तों तेजी रहती है, वो अपनी युवावस्था में रहती हैं, तो इतना उनमें बहाव होता है कि अपने अंदर कुछ रखती नहीं है, सब बाहर फेंक देती हैं, ठीक है, तो कुछ अंदर नहीं रखती। लेकिन दोस्तों निक्षेप वाली प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ये हमेशा कहां होता है, ये नदी जब प्रौढ़ावस्था में पहुंचती तब की बात है। करा नदी की किस अवस्था में यत्र तत्र, यत्र तत्र का मतलब क्या है, जहां तहां, ठीक है, जहां तहां की बात हो रहा है। यत्र तत्र का मतलब क्या दोस्तों, नदी जहां तहां क्या करती दोस्तों, चापाकार झीलें दिखाई पड़ती। नदी की किस अवस्था में चापाकार झीलें बनती हैं दोस्तों, तो नदी की वृद्धावस्था में बनती हैं। मुद्दा यह है कि ये चापाकार झीलें बनती क्यों हैं, इसके बारे में सर क्या राय है। देखिए नदी जब शुरुआत में निकलती है ना पहाड़ों से, तो ढलानों से निकलती है भाई, ढलान से अगर जल गिरेगा तो उसके अंदर बहाव तेज होगा, बहाव तेज होगा दोस्तों तो नदी कई किलोमीटर तो दोस्तों अपने मन से चलती रहती है। लेकिन वृद्धावस्था यानी कई हजार किलोमीटर की नदियां जब सफर तय कर लेती हैं तो उनकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तब क्या करता है, वो नदियां विसर्प का आकार बनाती हैं। क्या बनाती दोस्तों, वह नदियां क्या करती हैं, अपने आप को गति देने के लिए दोस्तों क्या करती हैं, ऐसे विसर्प का आकार बनाती, ठीक है। नदियां क्या करती दोस्तों, ऐसे विसर्प का आकार बनाती हैं। और इसी दौरान दोस्तों जब अपने यानी अपने जो रास्ते दोस्तों, इसके रास्ते को परिवर्तित भी करती रहती है। इसी दौरान दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर कुछ जल यहीं पर रुक गया तो दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र हो जाता है, ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये चापाकार, चाप के आकार का दिख रहा है, यही दोस्तों जो चापाकार है ये चापाकार झील के रूप में रह जाता है और नदी थोड़ा सा स्थान छोड़ के निकल जाती, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों गोखुर झीलों का भी निर्माण होता है। ये सारी कंडीशन, अच्छा इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं विसर्प आकार, ठीक है। तो नदियां दोस्तों विसर्प आकार क्यों धारण करती हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें अपने जल को गति देनी पड़ती है और जहां से निकली वहां वापस तो जा नहीं सकती, दोस्तों इनको अपना विलय करना होता है कहीं ना कहीं अपने जल का, इसीलिए दोस्तों ये विसर्प का आकार धारण करती हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, किस प्रकार की आकृतियां नदी के मवोन्मेष या पुनर्बलन की परिचालिका कहलाती हैं। क्या दे दिया सवाल भाई, फिर से पढ़िए एक बार। कह रहा किस प्रकार की आकृतियां नदी के
नॉन मेस होना चाहिए, मॉन मेस, मुझे ये शब्द थोड़ा सा डाउट में है, ये शब्द मैंने सुना नहीं। पुनर्बलन तो ठीक है, पुनर्बलन की दोस्तों ये किसके बारे में बता रहा है, तो आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत सिंपल सा जवाब है, नदी वेदिकाओं के बारे में, ठीक है। ये जो नदी वेदिकाएं होती हैं दोस्तों, नदी वेदिकाएं जो होती हैं दोस्तों, ये दोस्तों पुनर्वलन के कारण दोस्तों, पुनर्वालन की परिचालिका होती है, उसी के कारण दोस्तों निर्मित होती हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और देखिए अगला सवाल, करा नदी के अपर्दन से बनी आकृति, नदी क्या करती दोस्तों, नदी अपने जल के द्वारा दोस्तों अपर्दन करती है, ठीक है। अपर्दन मतलब मान लीजिए जैसे बाढ़ आ गया, तो बाढ़ होगा तो साइड की धरती काट देगी, कटाव होगा, तो यही कहलाता है अपर्दन। करा नदी के अपर्दन से बनी हुई आकृति को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों नदी के अपर्दन से सबसे बड़ा नदी अपर्दन का उदाहरण है दोस्तों गार्ज। गार्ज दोस्तों तब होता है, बनता है, याद रखें, मान लीजिए नदी का जल दोस्तों यहां से गिर रहा हो, यहां से गिर रहा हो, ठीक है, नदी का जल मान लीजिए क्या हो रहा है दोस्तों, यहां से नदी का जल जो है गिर रहा है, ठीक है, और यहां पर आके गिर रहा है सीधे, ठीक है, तो यहां पर दोस्तों एक गड्ढा नुमा आकृति बन जाती है, ठीक है, प्रेशर की वजह से, उस फोर्स की वजह से दोस्तों ये गड्ढा बन जाता है दोस्तों, इस वजह से दोस्तों ये क्या हो जाता है, गार्ज हो जाता है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, गार्ज, ठीक है। जब नदी का जल काफी ऊंचाई से गिरता है तब वो किसका निर्माण करता है, वह गार्ज का निर्माण करता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा गार्ज का विस्तृत रूप क्या कहलाता है, यही गार्ज आगे चल के दोस्तों कैनियन का रूप धारण कर लेता है, किसका दोस्तों, कैनियन का, ठीक है। कैनियन मतलब और बड़ा गड्ढा हो गया तो क्या कहलाएगा दोस्तों, अब उसे कैनियन कहा जाएगा, ठीक है। कई जगह पे दोस्तों इसे कंदरा भी कहा जाता है, ठीक है, कंदरा गुफा जैसा बन जाता है, फिलहाल कैनियन याद रखिए ज्यादा सही है, ठीक है, गार्ज या कैनियन का रूप धारण कर लेता है। सवाल दे रहा है कि विश्व प्रसिद्ध कोलोरेडो नदी का नाम सुना होगा दोस्तों, कोलोरेडो नदी का ग्रैंड कैनियन दोस्तों एक किस देश में स्थित है, तो आपसे ये भी पूछता है कि ग्रैंड कैनियन कहां स्थित है या किस नदी के द्वारा ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया गया, तो कोलोरेडो याद रखेगा, और ये कहां पर स्थित है दोस्तों, यह अमेरिका में स्थित है, कहां पर स्थित है दोस्तों, यह अमेरिका यूएसए में दोस्तों स्थित है, याद रखेगा, कोलोरेडो नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से एक सवाल दे रहा दोस्तों कि कौन सी आकृति नदी के प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करने की सूचक होती, ठीक है दोस्तों, कौन सी आकृति है जब नदी क्या कर जाती, प्रौढ़ावस्था में आ जाती है, तो पीछे दोस्तों आपने बताया कि जब नदी दोस्तों चापाकार झीलें बनाती हैं, ठीक है, चापाकार झीलें बनानी शुरू कर दें, तब समझ जाओ कि नदी कहां जा रही है, प्रौढ़ावस्था में आ रही है। या मैं कह दूं दोस्तों, जब नदी में दोस्तों क्या बनने लगे, जलोढ़ शंकु बनने लगे, ठीक है, तब नदी क्या होने लगती दोस्तों, नदी अपने प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ने लगती है। ये दोस्तों एक पहचान होता है, ठीक है, और थोड़ा और आगे जाएगी तो गोखुर झीलें बनाने लगती है, ठीक है, तो भी याद रखेगा। अगला सवाल देखिए, करा संयुक्त जलोढ़ पंख के परस्पर मिलने से निर्मित विस्तृत मैदान को दोस्तों क्या कहा जाता है, जहां पर ये जलोढ़ पंख पाए जाते हैं। ये जलोढ़ पंख हमेशा दोस्तों पर्वत पदीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, कहां पर, पर्वत पदीय क्षेत्र। पर्वत पदी का मतलब क्या हो गया, पर्वतों की तलहटी, ठीक है, जो तलहटी वाला क्षेत्र दोस्तों, जो तलहटी वाला क्षेत्र है, ये दोस्तों वहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है, वहीं पर दोस्तों जलोढ़ पंख पाए जाते हैं। यहीं के बाद दोस्तों प्रौढ़ावस्था में नदी प्रवेश करती है, इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए कोई चीज बताएं आपको कठिन कब लगता है, जब वो चीज आप पढ़े नहीं होते हैं, जब एक बार पढ़ लेंगे ना तब चीजें आसान लगने लगेंगी। मुझे पता अभी तक ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सवाल बहुत आसान लग रहे थे, क्योंकि वो ऐसे चैप्टर से थे जो आप पढ़ते हैं। अब धीरे धीरे हम ऐसे चैप्टर पे बात करते हैं जो आप नहीं पढ़ रहे हैं, इसी वजह से बहुत सारे बच्चों को जो हवा नहीं लग रहा है कि सर ये कैसे कैसे सवाल पढ़ा रहे हैं। देखिए जो आप नहीं पढ़ते हैं ना, अक्सर सवाल वहीं से पूछा जाता है, तो बेहतर यही है कि आप पढ़ लीजिए, सही है कि नहीं। अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये फ्री कोर्स जो लॉन्च किया गया दोस्तों, इसके तहत हमने कंप्लीट आपको हिस्ट्री पढ़ा दिया, एक एक टॉपिक कहीं कुछ छोड़ा नहीं है, कंप्लीट एंशिएंट, मिडावल और मॉडर्न, ये तीनों दोस्तों इतिहास पूरे के पूरे 150 लेक्चर में आपको पढ़ा दिए गए। इसी तरह से संविधान की क्लास 151 नंबर से लेकर 230 नंबर तक, यानी 80 लेक्चर में दोस्तों केवल आपको संविधान की क्लास दे दी गई, और आगे जो 231 नंबर से हम कवर कर रहे हैं ये विश्व भूगोल की क्लास कवर कर रहे हैं। बहुत जल्द दोस्तों विश्व भूगोल भी आपका समाप्त हो जाएगा, तो हम लोग भारत भूगोल की क्लास जो है चर्चा करेंगे और उस पर आ जाएंगे। तो आप साथ में जुड़े रहिए, अगर आप चाहते हैं वाकई सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए साथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। करा बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदान जो होते हैं दोस्तों क्या कहलाते हैं। करा जहां पर बहता हुआ जल है उसके बाद दोस्तों कुछ निर्मित होता है, तो बहते हुए जल में दोस्तों केवल एक ही चीज है, यहां पे याद रखेगा पेनी प्लेन। क्या याद रखेंगे दोस्तों,
पेनी प्लेन क्या नाम याद रखेगा, ये बहते हुए नदी जल द्वारा दोस्तों निर्मित आकृति है पेनी प्लेन। अरे गोल गोल होता है ना ऐसे, यही होता है, ठीक है। इस तरह से नदियों में दोस्तों आपको मिलता होगा, ठीक है। यही क्या कहलाता है दोस्तों, पेनी प्लेन। इसको आप याद रखेगा, अपने भाषा में पढ़िए, ज्यादा सही है। अगला सवाल दे रहा है कि नदियों द्वारा अपने विसर्प, विसर्प मतलब समझ गया ना, विसर्प मतलब क्या होगा दोस्तों, ऐसे नदी दोस्तों विसर्प बनाती है। अब विसर्प के दौरान दोस्तों क्या करती है, कहीं कहीं पे दोस्तों एक गोखुर झील बना देती है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ जल जो है दोस्तों रुका रह जाता है, नदी थोड़ा आगे से ही अपना मार्ग बदल देती है। कारण नदियों द्वारा अपने विसर्प को छोड़कर सीधे प्रवाहित होने के बाद विसर्प के अवशिष्ट भाग को क्या कहा जाता है, उसे गोखुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे गोखुर झील कहा जाता है। शुरुआत में तो नदी ऐसे थी, अब इतना ज्यादा मूव कर गई दोस्तों। देखिए ऐसा होता क्यों, मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए ऐसे आई फिर ऐसे आई, तो कुछ समय बाद क्या होता है दोस्तों, इसकी आकृति में थोड़ा बता दूं। एक देखिए, ऐसे आई, ऐसे गई, फिर ऐसे आई, ठीक है, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे आई, ठीक है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, अब ये आकृति देखिए ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे आई, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, ये आके ही मिल जाता है। जब मिल जाता है दोस्तों तो नदियां सीधी हो जाती हैं, ये वाला हिस्सा दोस्तों बच जाता है। यही वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं, गोखुर झील। समझ में आ रहा है ना, जैसे बैल के ऊपर कुबड़ नहीं होता है, ऐसे दोस्तों आकृति हो जाता है, इसलिए इसे गोखुर नाम दिया गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए और आगे आइए, करा अपरदन से निर्मित होने के कारण किस आकृति की सतह क्या होती दोस्तों, विषम होती, ठीक है। किस आकृति की सतह विषम होती है, तो याद रखेगा पेडिमेंट। किसकी आकृति दोस्तों, याद रखेगा पेडिमेंट जो होता है, इसकी आकृति क्या होती है, विषम होती है। क्यों, क्योंकि यह नदी के अपरदन द्वारा दोस्तों निर्मित होता है, इस वजह से, ठीक है। इसको याद रखेगा। करा तरंगों द्वारा अपरदन के कारण तट रेखा के सहारे किस आकृति का निर्माण होता है। तरंग मतलब महासागरीय तरंगों की बात करा है। तरंग का तात्पर्य क्या दोस्तों, याद रखेगा महासागरीय, महासागरीय सागरीय, ठीक है, महासागरीय तरंग द्वारा निर्मित, ठीक है। महासागरीय तरंग द्वारा निर्मित, देखिए कहां पर निर्मित, तो जहां महासागर का जो तटरेखा दोस्तों वहीं पर निर्मित होता है। इसे क्लिफ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे नाम दिया जाता है क्लिफ का। क्या नाम देते हैं दोस्तों, इस आकृति को क्लिफ कहते हैं, जो तट पर दोस्तों देखने को मिलती है, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है, सर्क रूपी बेसिन में जल भरने से बनी हुई जो लघु झील होती है उसे क्या कहते हैं। सर्क रूपी जो बेसिन होती है दोस्तों, उसमें जब पानी भर जाता है तो उसे छोटी झील का निर्माण होता है, और उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे टॉर्न कहते हैं। जैसे हॉर्न और टॉर्न मैंने पढ़ाया था ना। हॉर्न क्या होता है दोस्तों, पर्वतों की जो ऊपर की चोटी होती है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, इसे हॉर्न कहा जाता है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों घाटी के पास दोस्तों थोड़ा बहुत पानी आकर रुक जाता है, इसे क्या कहते हैं, टॉर्न कहते हैं। तो हॉर्न और टॉर्न ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। पहाड़ों के बीच में दोस्तों पानी रुक जाता है, ठीक है, उसके कारण छोटा छोटा ये रुकने का स्थान होता है, ये आप याद रखेंगे। करा गेसर, गेसर किस द्वीप पर स्थित महान गीजर है। तो गेसर होता क्या दोस्तों, याद रखेगा, यह गर्म जल का स्रोत होता है। धरती से दोस्तों गर्म पानी बाहर निकलता है। ऐसा क्यों होता है भाई, पृथ्वी के अंदर मैग्मा होगा, हो सकता है कि ये जो जल का सोर्स हो वो किसी मैग्मे के ठीक ऊपर हो, इसीलिए दोस्तों पानी गर्म हो गया हो और यहां से दोस्तों पानी बाहर आ रहा हो। तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, इसीलिए इसे महान गीजर कहते हैं। तो गेसर दोस्तों किस द्वीप पर स्थित हैं, ये पूरे दुनिया में अलग अलग जगह पाए जाते हैं। कहने को दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, आइसलैंड जैसी जगह पर भी दोस्तों ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आप कल्पना करो, ये तो ठंडा प्रदेश है और पानी कैसा निकल रहा दोस्तों, गर्मा गर्म पानी निकल रहा, बड़ी बात है ना। भारत में भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे कुंड हैं जहां से गर्म जल स्रोत देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस तरह का देखना तो आप हिमाचल प्रदेश में जा सकते हैं, कुल्लू मनाली के पास, ठीक है, वहां पर भी दोस्तों आपको गर्म जल का स्रोत मिल जाएगा, ठीक है। करा संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का गीजर, ठीक है। देखिए पाताली जल मतलब जमीन के बहुत अंदर से दोस्तों ये पानी आ रहा है, और ये गीजर मतलब गर्म पानी आ रहा है। ये कहां पर स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है, दुनिया का जो सबसे बड़ा है वो स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों इसको नाम देते हैं दोस्तों बृहत बेसिन। क्या कहते हैं दोस्तों, बृहत बेसिन का नाम देते हैं। ये जो बृहत बेसिन के अंतर्गत दोस्तों ये जो गीजर है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा गीजर माना जाता है, यानी गर्म जल का स्रोत माना जाता है। करा चूना प्रदेशों में, चूना प्रदेशों मतलब जहां चूना पत्थर की अधिकता हो, ठीक है, ऐसे प्रदेशों में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं, कीप जानते हैं ना, कीप इसे कहते हैं। देखिए ऐसे
ऐसे करके दोस्तों गर्त बना होता है। ये कीट के आकार के जो गर्त होते हैं इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं घोल रंध्र। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे नाम देते हैं घोल रंध्र का नाम देते हैं, सिंक का नाम देते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, सिंक कहते हैं, सिंक। इसको भी याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। कह रहा फ्लोरिडा, फ्लोरिडा कहां पड़ता है दोस्तों, फ्लोरिडा स्थित है आपके उत्तरी अमेरिका में। कहां स्थित है, यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कह रहा फ्लोरिडा की कौन सी झील क्रास्ट झील का उदाहरण है। क्रास्ट झील का दोस्तों उदाहरण कौन सा है, तो आपने नाम सुना होगा एलागुआ का। फिर मन में आ गया सर एकांका गुआ, अरे यार वो तो दक्षिण अमेरिका में स्थित क्या दोस्तों पहाड़ है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ एलागुआ की बात करें। एलागुआ दोस्तों एक झील है। एलागुआ क्या है दोस्तों, यह एक झील है और यह क्रास्ट झील का उदाहरण है। और कहां पर स्थित है, यह फ्लोरिडा में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में दोस्तों फ्लोरिडा एक जगह है, यह फ्लोरिडा में स्थित है, इसको याद रखेंगे। करा गारा स्थल आगदती प्रदेश आगदती किस प्रदेशों में मिलती है। ठीक है, गारा स्थल क्या होता है, बच्चा ही परेशान, कभी इस तरह का नाम ही नहीं सुना उसने कि गारा स्थल होता क्या। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको बोल दूं, आपने छत्रक शैल का नाम सुना है। ठीक है, छत्रक शैल का दोस्तों जैसे यार्डांग होता है ना, ठीक है, ऐसे दोस्तों मशरूम की आकृति का दोस्तों एक शैल होता है। देखिए एकदम एकदम इसकी आकृति दोस्तों मशरूम टाइप की होती है, ऐसा शैल होता है। देखिए मैं दिखाऊं आपको, ऐसे होता है। ठीक है, ये मशरूम की आकृति का शैल होता है दोस्तों, मशरूम की आकृति का शैल होता है। वैसे इसे कहते क्या दोस्तों, इसे कहते हैं छत्रक शैल, या फिर इसे कहते हैं बरखान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, बरखान के नाम से जानते हैं। कैसे बनता है दोस्तों, यह अपर्दन से बनता है। ठीक है, किससे बनता है, यह अपर्दनात्मक स्वरूप है। कैसा स्वरूप है दोस्तों, यह अपर्दनात्मक स्वरूप है, याद रखेगा। ठीक है, वही कह रहा है गारा स्थल आगदित यह किस प्रदेश में मिलता है, मतलब ये छत्रक शैलों की बात कर रहा है दोस्तों। ये आप याद, कुछ कठिन लग रहा है क्या आपको, ठीक है, इसको याद रखेगा, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, उसे बरखान के नाम से जानते हैं, बस इतनी बात याद रखिए। करा मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रतिरोधी व कठोर शैलों के सपाट मेजनुमा अस्तरित जो शैल पिंड, शैल पिंड नहीं, यहां होगा शैल पिंड। ठीक है, शैल पिंड, शैल मतलब पत्थर के पिंड। ठीक है, कारण मरुस्थल क्षेत्र में जो प्रतिरोधी और कठोर शैल होते हैं, इनके आसपास में क्या बनते हैं दोस्तों, इसके आसपास में दोस्तों जीवजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जीवजन का। और जीवजन की खासियत बता दूं दोस्तों, जीवजन जो होता है दोस्तों, यहां पर जो शैलें होती हैं, यहां दो तरह की शैलें होती हैं। एक होती दोस्तों मुलायम सेल, दूसरी होती दोस्तों कठोर सेल। ठीक है, कठोर सेल। तो जीवजन वाले केस में होता क्या है कि कठोर और कोमल सेल की परतें एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से चढ़ी होती हैं। देखिए सेल अगर मुलायम होगी तो जाहिर सी बात है अपर्दन ज्यादा होगा, सेल अगर कठोर होंगी तो अपर्दन कम होगा। उसी से दोस्तों जीवजन का निर्माण होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और जीवजन देखने को कहां मिलता है दोस्तों, तो ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखने को ज्यादा मिलता है। करा किन मरुस्थलों में वातगर्त आकृतियां मिलती हैं। कौन सी आकृतियां दोस्तों, वातगर्त आकृतियां मिलती हैं दोस्तों। ये किस मरुस्थल वाले क्षेत्र में मिलता है, तो बहुत सारे मरुस्थलों में मिलता है, एक जगह की बात नहीं है। चाहे आप सहारा मरुस्थल की बात कर लीजिए, चाहे दोस्तों आप कालाहारी मरुस्थल की बात कर लीजिए, चाहे आप दोस्तों गोबी मरुस्थल की बात कर लीजिए। ठीक है, ज्यादातर मरुस्थलों में दोस्तों इस तरह की वातगर्त आकृतियां मिलती हैं, गड्ढे स्वरूप वाली आकृतियां ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, और आगे बढ़िए। करा उत्तरी अमेरिका में कौन सा नेशनल पार्क उत्खात भूमि का उदाहरण है। जैसे भारत में अगर उत्खात भूमि की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों आपने चंबल नदी घाटी का नाम सुना होगा। ठीक है, चंबल नदी घाटी का नाम सुना होगा। यहां पर दोस्तों इसकी घाटी में इस तरह की उत्खात भूमियां देखने को मिलती हैं, तभी तो उसी उत्खात में जाके डाकू छिप जाते थे और पुलिस ढूंढ नहीं पाती थी ना, तो याद रखेगा। उसी तरह से जो उत्तरी अमेरिका है वहां पर कौन सा नेशनल पार्क है जहां उत्खात भूमि देखने को मिलता है, तो उस नेशनल पार्क का नाम है दोस्तों ब्राइस। क्या नाम दोस्तों, ब्राइस नेशनल पार्क। क्या नाम दोस्तों, ब्राइस नेशनल पार्क। ठीक है, आप एक बात मुझे बताइएगा कि ब्राइस नेशनल पार्क कहां पर स्थित है। ठीक है, ये आप बताइएगा। ठीक है, चलिए कमेंट में आप बताइएगा, जवाब दीजिएगा। सवाल दे रहा है कि अमेरिका तथा मैक्सिको में पर्वतों से घिरे हुए जो मरुस्थलीय बेसिन होते हैं। ठीक है, किससे घिरे हुए, मैक्सिको और अमेरिका के भीतर पर्वतों से घिरे हुए जो मरुस्थलीय बेसिन होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे नाम देते हैं दोस्तों बोल्स्को का नाम देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, बोल्स्को या बाल्स्को का नाम देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, मैक्सिको मत बोलिएगा, बाल्स्को, इसको नाम ही दोस्तों यही है, याद रखेंगे। करा पूर्वी एशिया तट व फ्रांस गैरोन। ठीक है, फ्रांस गैरोन जिसे सोमरसेट शायर कहते हैं, ये तट दोस्तों किस प्रकार के तटों का उदाहरण है दोस्तों। एक स्पेशल नाम सुना होगा आपने, हैव तट।
सुना है कभी हैप्तट? चलिए, अब नहीं सुना है तो एक बार गूगल कीजिए। देखिए ये सब ऐसी बातें हैं ना जहां आपको डिटेल में एक एक चीजें पढ़ानी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो ना, अब देखिए इसका नाम ही यही है, ठीक है। अगर कभी आपसे पूछा जाए पूर्वी एशिया तट, अब पूर्वी एशिया तट कहाँ है, अब यही नहीं पता। अब भारत से खड़े होकर दोस्तों जब आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो पहला देश मिलेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश डाकेंगे फिर भारत का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। और डाकेंगे तो म्यांमार मिल जाएगा, और आगे बढ़ेंगे कंबोडिया मिल जाएगा, और आगे बढ़ेंगे लाओस मिल जाएगा, और आगे बढ़ेंगे वियतनाम मिल जाएगा। बस वियतनाम के आगे प्रशांत महासागर है और यही एशिया का क्या है, पूर्वी तट है। तो एशिया, पूर्वी एशिया के तटों पर, और फ्रांस गैब्रॉन दोस्तों एक किस प्रकार के तट के उदाहरण है, तो दोस्तों हैप तट इसको कहते हैं। इसका नाम ही दोस्तों हैप तट है, ठीक है। तो हैप तट का उदाहरण है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो सेशन आज मुझे लगता है बड़ा जल्दी समाप्त हो गया। हालांकि सवाल 30 ही हैं, लेकिन कभी कभी दोस्तों आसानी से क्लास जो है समाप्त हो जाती, ठीक है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। आगे दोस्तों अब एक नए चैप्टर के हम लोग शुरुआत करेंगे, वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। विस्तार से हम लोग पढ़ा जाएगा विधिवत, ठीक है। तो उसके लिए भी साथ में जुड़े रहिए दोस्तों। किताबें अगर आप चाहते हैं, स्टडी 91 की किताबें, हम बहुत आराम से किताबों पर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जो है हर महीना, हर 10 दिन पे हम किताबें लॉन्च करते हैं। आप देखते होंगे ऐसा नहीं होता है, बहुत मेहनत से किताबें लिखी जाती हैं, समय लगता है। आप भी मेरे स्थान पे आप होते दोस्तों तो आपको भी समय लगता है, ठीक है। तो बहुत रिसर्च करके किताबें बनती हैं, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे किताबें आ रही मार्केट में। आप चाहें तो इन किताबों को ले सकते हैं स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन से। कहीं कोई डाउट है, समस्या है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज दोस्तों एक निवेदन है, लाइक कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई चीजें आपको कठिन लग रही होंगी, वो इसलिए क्योंकि आप इन चीजों को पहले नहीं पढ़ रखे, इसलिए दोस्तों हैप तट पढ़ के लग रहा होगा सर ये तो हाफ माइंड वाली बात हो गई, ठीक, अब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। लेकिन पढ़िए, जरूरी पढ़ना। आज पढ़े रहेंगे, कल परीक्षा में आएगा तभी आप जवाब दे पाएंगे, नहीं कैसे जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन समाप्त होता है। कमेंट करके रिप्लाई जरूर दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो भी बताइएगा, कॉमन वीडियो मैं बना दूंगा इससे संबंधित, ताकि और भी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।